नमस्कार दोस्तों, आज एक बार वापस आपका नोबल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आगे बात करेंगे अपनी हौज की तीसरी क्लास, जिसमें अपन इस हौज से संबंधित जो भी जितनी भी जानकारी है सारी पे चर्चा करेंगे और फिर अगर नेक्स्ट क्लास में अपन हौज फिटिंग की बात करेंगे। तो देखो, हौज में अपन ने पढ़ लिया था, डिलीवरी हौज के बारे में पढ़ लिया कि डिलीवरी हौज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अपन ने सक्शन हौज के बारे में पढ़ लिया। इन तीनों के बारे में अपन ने अभी तक पीछे की 2 क्लासें थी, दोनों में पढ़ लिया। अब अपन आगे पढ़ेंगे। देखो, ये जो हौज है, चाहे वो डिलीवरी हौज हो चाहे वो सक्शन हौज हो, इसमें हौज के खराब होने के कारण क्या होते हैं। हौज खराब होने के कारण इस पर अपनी चर्चा होगी। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि हौज को बचाव कैसे कर सकते हैं खराब होने से। फिर अपन इसी क्लास में चर्चा करेंगे कि अच्छे हौज के क्या क्या गुण होते हैं। फिर अपन हौज को समेटने की क्या विधि होती है उस पर चर्चा करेंगे। और अपना लास्ट आज का बिंदु रहेगा वो रहेगा फिर हौज का स्टैंडर्ड एंड प्रेशर टेस्ट कितने डिग्री पे कैसे होता है, वो सारी चीज़ों पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपना पहला पॉइंट है हौज खराब होने के कारण। इसमें देखो, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो पहली सबसे बड़ी बात है फफूंद। देखो, अपन सब जानते हैं कि हौज का प्रयोग पानी के साथ किया जाता है। तो पानी के साथ किया जाता है तो सीधी सी बात है, हौज गीला होगा तो उसमें नमी आएगी। तो देखो, अगर अपन गीले हौज को कहीं पे सुखा दे समेट के रख देंगे, तो गीले हौज को समेट के रखने से एक तो क्या होता है, जैसे हौज पड़ा रहेगा तो अगर उस फफूंद के अनुरूप उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, नमी मिलेगी, तो वो क्या करेगा, उसमें फफूंद पैदा हो जाएगी हौज में। और फफूंद का पता कैसे चलेगा कि हौज में क्या होगी, दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाएगी। दुर्गंध आने से फिर अपन पता लगा सकते हैं कि फफूंद की वजह से हौज खराब हो चुका है। तो देखो, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है मिल्ड्यू। ये अपना फफूंद का इंग्लिश में अगर बात करें तो ये नाम होता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, हौज के खराब होने के कारणों की बात करें तो पहला आता है अपना फफूंद। तो फफूंद में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, नमी की वजह से उपयुक्त फफूंद के अनुकूल अगर वातावरण मिल जाता है, नमी की वजह से, जहाँ पे हवादार जगह पर अगर इसको नहीं रखा जाता है, बंद कमरे में अपन रख देते हैं, थोड़ी बहुत इसमें नमी बचती है या मतलब वातावरण की नमी होती है। तो कई बार जैसे अपन देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर पैकिंग में रह जाती है, उसको हवा के संपर्क में नहीं आती, पर्याप्त उसको रोशनी नहीं मिलती, तो उसमें क्या हो जाती है, एक वाइट कलर की फफूंद सी पैदा हो जाती है। चाहे किसी भी चीज़ को अपन पैक करके रख के देख सकते हैं। सेम वैसा ही इसके साथ होता है हौज के साथ में। तो हौज का एक पहला कारण अगर अपन देखें खराब होने का, तो वो क्या होता है, इसका फफूंद होता है। और अगर दूसरा कारण इसका अपन देखें तो वो होता है घर्षण। जो घर्षण इंग्लिश में बोलते हैं एब्रेजन। और एब्रेजन का वैसे मतलब देखें तो क्या होता है, एब्रेजन का अगर अर्थ देखें तो घर्षण या रगड़ से खराब होना है। देखो, कई बार ये पहले भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सेम नाम से भी पूछे जा सकते हैं। तो अपन ध्यान रखिए, घर्षण। देखो, घर्षण का क्या मतलब हुआ कि जैसे हौज को प्रयोग में लिया जाता है तो कहीं ना कहीं हौज जमीन पे टच होगा। तो अगर मान लो अब सही जगह से इसको नहीं बिछाया जाता है, जैसे मान लो हौज को अपने फायर टेंडर के से पंप से नीचे की तरफ लगाया अपने, तो पंप में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन की वजह से कहीं ऐसी जगह को टच करे कि वो जो थोड़ी सी खुरदरी हो, मतलब जिससे हौज को नुकसान होने वाला, तो हिल के जैसे कंपन से फिर क्या होता है, हौज क्या होता है, खराब हो जाता है, फटने का डर रहता है। तो घर्षण की वजह से भी क्या होता है, हौज को नुकसान हो जाता है। फिर आगे की बात करें तो अपन देखो, जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ में जैसे आपकी तेजाब हो गई, पेट्रोल होता है, डीजल या अन्य कोई भी केमिकल्स होते हैं जिनकी जो क्या करते हैं, इनको हौज के संपर्क में अगर आ जाएंगे तो हौज को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। तो देखो, मेनली अपन को याद रखने वाली बात है कि हौज के खराब होने के कारण कौन कौन से, फफूंद को याद रखना है, घर्षण को याद रखना है, और रासायनिक पदार्थों की वजह से भी क्या होता है, हौज खराब होता है। एक आता है देखो शोक। देखो, शोक के नाम से अगर अपन देखें नॉर्मली, तो शोक क्या होता है, अचानक से किसी चीज़ का दबाव पड़ना या अचानक से क्या करना, धक्का लगना, क्या कहलाता है, शॉक। जैसे अपन कई बार देखते हैं ना, बिजली के वायर को अपन टच करते हैं, अपन क्या होता है, एक झटका सा लगता है, अपन क्या कहते हैं, शॉक लगा। तो हौज को देखो शॉक नहीं लगना चाहिए। और हौज को शॉक कैसे लगता है, अचानक से अगर हौज को अपन ज़मीन पे पटकते हैं या अचानक से घसीटते हैं, या मान लो हौज है उसमें ऐंठन है और अपन ने तुरंत पंप से क्या कर दिया, पानी चालू कर दिया, या अचानक से उसको पानी को बंद कर दिया, तो इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, हौज को झटका लगता है और वहाँ पे हौज को खराब होने का चांसेस रहते हैं। तो देखो, अपना पहला था फफूंद, दूसरा घर्षण, तीसरा रासायनिक पदार्थ, चौथा था शोक, और उसके बाद में आपका आ गया लास्ट अगर बात करें तो वो होता है आपका रबर एसिड। क्या होता है, रबर एसिड।
इसको मैं ऊपर लिखूंगा, फिर इनको मिटा रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, पहला फफूंद, दूसरा घर्षण, तीसरा रासायनिक पदार्थ और आगे था सोख, और इसके लास्ट की अगर बात करें अपन तो वो आता है रबर एसिड। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो रबर एसिड क्या होता है, हौज को जब रबड़ को जब बनाया जाता है तो उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, गंधक का इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ को जब बनाया जाता है तो उसमें गंधक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने मान लो हौज में काम में लिया और हौज को सुखाया नहीं, बिना सुखाए उसको पानी रह गया उसमें, तो उसको समेट के रख दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो पानी है वो पानी क्या करेगा, इस गंधक के साथ क्रिया करेगा, और गंधक और पानी दोनों क्या करेंगे, देखो एक ही जगह पे पानी रहेगा तो पानी क्या करेगा, उसमें घुलेगा, घुलेगा तो उसमें जो गंधक है वो पानी में आएगा, पानी में आएगा तो एक एक हल्के मतलब किस्म का क्या बनाएंगे, तेजाब बनाएंगे, क्या, पानी और गंधक मिलके। तो अब देखना, जब बनाते समय गंधक यूज करते हैं तो उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, लेकिन जब भी पानी के संपर्क में आएगी तो उसकी क्या होगी, मात्रा तेजाब की क्या होगी, गंध मतलब तेजाब बनेगी तो तेजाब की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो एक समय के पश्चात क्या होगा, पानी तो उड़ जाएगा या तो सूख जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, और ये तेजाब उस हौज पे रह जाएगी जो उस हौज को क्या कर देगी, नुकसान पहुंचा देगी। तो देखो अभी अपन आगे बढ़ेंगे, इससे बचने के लिए एक होता है अपना वर्नाटाइजिंग किया जाता है। क्या की जाती है, वर्नाटाइजिंग। अभी वर्नाटाइजिंग क्या होती है थोड़ा आगे अपन पढ़ेंगे, अभी चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। तो अपन को देखो इसमें मैंने याद रखने वाली बात है, हौज खराब होने के अगर कारणों की बात आए तो पहला फफूंद, दूसरा घर्षण, तीसरा रासायनिक पदार्थ, कोई भी केमिकल जैसे तेजाब हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, शौक या झटका नहीं लगना चाहिए, खाने का मतलब हौज को झटका नहीं लगना चाहिए, झटका लगने से भी हौज खराब होता है। और एक मेन अगर बात करें तो अपना आता है रबर एसिड। तो ये थे अपने हौज खराब होने के कारण। आपको सबके नाम तो याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। और रबर एसिड में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या होता है कि रबर बनाते समय काम में ले गए गंधक के साथ हौज में जो पानी रुक जाता है वो पानी क्या करता है, इस गंधक के साथ क्रिया करता है और हल्के किस्म का क्या बनाता है, तेजाब बनाता है या अम्ल बनाता है, अपन कह सकते हैं तेजाब या अम्ल का निर्माण करता है। जो क्या फिर क्या होता है, देखो उससे क्या होता है, पानी के साथ मिलने के बाद में तेजाब बनाता है तो गंधक की मात्रा क्या हो जाती है, इसमें हौज में बढ़ जाती है पानी की वजह से। फिर पानी तो क्या होता है, देखो उड़ जाता है, लेकिन तेजाब जो बना हुआ होता है वो हौज के अंदर रह जाता है, जो हौज को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो इससे बचाव के लिए अगर बात करें तो देखो सीधा सी बात है कि हौज को रखते समय क्या करो, पानी एकदम से पूर्ण रूप से सुखा के रखो, जिससे क्या होगा, ये समस्या की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये अभी तक बात की अपन हौज खराब होने के कारण, ये नाम अपन को याद रखने पड़ेंगे जो आपके सामने है। अब देखो बात आती है हौज को, ये तो थे खराब होने के कारण, और आगे अपन बताते खराब होने से बचाने के उपाय। खराब होने से बचाने के उपाय, तो उपाय में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले उपाय तो क्या है कि हौज को सुखा कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, हौज को सुखा कर रखना चाहिए। बस सबसे बड़ी बात तो ये, अगर सुखा कर रखोगे तो ना तो इसमें क्या होगा, फफूंद की शिकायत होगी, ना ही इसमें रबर एसिड की शिकायत होगी। दूसरा, रोड परफिंग उपचार करना चाहिए, रोड परफिंग उपचार करना चाहिए, ठीक है, नाम याद रखना। और तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, हौज को घसीटना व पीटना नहीं चाहिए, हौज को घसीटना व पीटना नहीं चाहिए। देखो अब अभी बोला ना अपने शौक से हौज खराब होता है, तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हौज को शौक नहीं लगेगा, तो क्या करना चाहिए, घसीटना व पीटना नहीं चाहिए। तीसरा देखो, हौज को प्रयोग में लेने से पहले इसकी ऐंठन निकाल देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए, इसमें जो ऐंठन होती है ना वो निकाल देनी चाहिए, ऐंठन निकाल देनी चाहिए। देखो ऐंठन होगी, फिर अपन प्रेशर देंगे तो क्या होगा, इसको शॉक लगेगा, झटका लगेगा, जिससे हौज खराब होने का डरता है। ऐंठन निकाल देनी चाहिए। हौज को क्या करना चाहिए, सुखा कर रखना चाहिए, रोड परफिंग उपचार अपनाना चाहिए, घसीटना व पीटना नहीं चाहिए, और हौज को प्रयोग में लेने से पहले क्या करना चाहिए, इसकी ऐंठन निकाल देनी चाहिए। अब देखो ये तो चार थे, इनको तो मैं मिटा रहा हूँ, दोबारा आगे बात करते हैं अपन। फिर आगे वाली बात है कि देखो कोई भी जैसे चिकनाई युक्त हौज, हौज में अगर चिकनाई युक्त कोई हौज है, मान लो कोई भी किसी तरीके से काम में लेते समय कोई चिकनाई का इसमें संपर्क हो गया, तो चिकनाई युक्त हौज को गर्म पानी में, गर्म पानी के साथ साबुन व, इधर लिख देता हूँ, गर्म पानी में साबुन व
सोडा डालकर साफ करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ये तो नॉर्मल सी बातें थी। एक अभी अपने पढ़ा था वर्नाटाइजिंग। वर्नाटाइजिंग देखो ये क्या होता है कि होज बनाते समय होज के जो रेसे होते हैं उन रेसों को जिंक क्लोराइड, क्या होता है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड से क्या किया जाता है उपचारित किया जाता है, जिससे क्या होता है होज में किसकी समस्या नहीं होती, रबर एसिड की। जब भी अपन ने पढ़ा ना रबर एसिड, तो क्या होना चाहिए जिंक क्लोराइड से उसको उपचारित करना चाहिए जिससे रबर एसिड की समस्या नहीं होती। देखो अभी मैंने एक बात बताना भूल गए थे रबर एसिड में, कि जब रबर एसिड होता है तो होज में क्या करते हैं, होज में हल्के भूरे हुए पीले धब्बे पड़ जाते हैं। क्या होते हैं, हल्के भूरे हुए पीले धब्बे पड़ जाते हैं। उसी से भी पहचान होती है कि होज में क्या हो गया, रबर एसिड की समस्या हो गई। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, वर्नाटाइजिंग करना चाहिए। देखो अभी अपने इससे पहले जब अपन होज में पहले पढ़ा था, अपन होज के निर्माण के समय तो एक नाम आया था वल्कनाइजिंग। क्या नाम आया था, वल्कनाइजिंग। ठीक है, तो अपन को देखो एक जैसे दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है वर्नाटाइजिंग। वर्नाटाइजिंग में तो क्या होता है होज के रेशों को जिंक क्लोराइड से उपचारित किया जाता है। बल्कि अपना जो वल्कनाइजिंग है, वल्कनाइजिंग में क्या होता है कि जैसे होज बनाते समय क्या अपन ने पढ़ा था कि जो अपना रबर लाइन होज था कि कैनवास होज है आपका, उसमें क्या किया जाता है रबर की ट्यूब डाली जाती है, फिर क्या करते हैं गर्म भाप देते हैं। तो गर्म भाप देते हैं तो उससे क्या होता है होज इस पे चिपक जाता है। जो गर्मी देने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, वल्कनाइजिंग। मतलब उसको गर्म करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, वल्कनाइजिंग कहलाएगी। और उसमें अगर जिंक क्लोराइड से उपचारित करते हैं तो वर्नाटाइजिंग। दोनों में देखो डिफरेंस अपन को ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों ही आ सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों को अपन को कैटेगराइज करना है कि वर्नाटाइजिंग क्या होता है और वल्कनाइजिंग क्या होता है। ये होता है रबर एसिड से बचाने के लिए रेसों को क्या किया जाता है, जिंक क्लोराइड से उपचारित किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि गर्म भाप दी जाती है, मतलब काफ़ी मात्रा में भाप दी जाती है। और उस भाप को, भाप देने की जो प्रक्रिया होती है, गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वल्कनाइजिंग कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं अगर होज खराब हो जाता है, मतलब होज फट जाता है, तो उसका मरम्मत, होज की मरम्मत से संबंधित है कुछ बातें, वो भी अपन बात करेंगे कि आखिर होज की मरम्मत कैसे होती है। तो बात होती है होज की मरम्मत से संबंधित। देखो होज की मरम्मत तीन तरीके से की जाती है। एक तो उसमें क्या होता है, कह सकते हैं अपन जैसे पट्टी या बैंडेज का प्रयोग किया जाता है, एक अपन पैबंद लगाना, और तीसरा होता है रफ्फू करना, रफ्फू लगाना। क्या होता है, एक अपना होता है होज के अंदर की जैसे बैंडेज पट्टी अपन कह सकते हैं, या अपन जिसको दूसरा एक नाम और भी दे सकते हैं होज गेटेर, होज गेटेर। तो इसमें तो क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो होज काम में लेते समय अगर फट जाता है, कहीं से लीकेज हो गया, तो अस्थायी रूप से मरम्मत करने के लिए क्या किया जाता है, कैनवास होज होता है, या तो या क्या होती है होज पट्टी होती है, या अपना कैनवास होज का टुकड़ा होता है। कैनवास होज का टुकड़ा होता है, उसको क्या किया जाता है, देखो बैंडेज पट्टी क्या काम आती है, मान लो कहीं लग जाती है तो उसको क्या किया जाता है, उस पर लपेट दिया जाता है, जिससे क्या होता है एक बार के लिए अस्थायी इलाज हो जाता है। वैसे ही क्या होता है होज अगर कहीं से फट जाता है या उसमें छेद हो जाता है, तो या तो पट्टी या कैनवास होज का टुकड़ा होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, उस जगह पे लपेट के ऊपर क्या कर जाती है, क्लिप लगा दी जाती है। अगर इसकी बात करें तो कैनवास होज का नॉर्मली ये 3 इंच तो इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। और लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 2 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। मतलब अगर बैंडेज की बात करते हैं, होज गेटेर की बात करें तो लंबाई, चौड़ाई तो कितनी होगी, लगभग 3 इंच, और लंबाई की बात करें तो 2 फीट तक होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद में आता है देखो अपना पेबंद लगाना। देखो पेबंद लगाने को एक तरीके से अपन अपने जैसे बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, इनका जब टायर पंचर हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, क्या करवाते हैं कि उसमें क्या किया जाता है, पंचर वाली जगह पे क्या किया जाता है, पंचर सॉल्यूशन लगा के ऊपर क्या किया जाता है, कोई सॉल्यूशन मतलब चिपकाया जाता है, चिपका के उसको क्या कर दिया जाता है, उस पंचर को निकाल दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, मिलता जुलता ही है। इसमें क्या किया जाता है, देखो कि जहाँ से मान लो जहाँ पे छेद हो रखा है वहाँ पे रबड़ की ट्यूब वगैरह लगाई जाएगी, फिर उसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, मशीन में क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। जैसे अभी वल्कनाइजिंग की बात की थी, सेम वही कार्य पेबंद में किया जाता है। अगर होज फट या कहीं पे छेद हो जाता है या इसमें लीकेज हो जाता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, देखो एक तरीके से इसके अस्थायी
अस्थायी होता है, दोनों अस्थायी मतलब एक तरीके से अस्थायी रूप से सही करने के लिए काम में लिए जाते हैं। लेकिन अगर अपन रफ्फू लगाने की बात करें तो रफ्फू एक तरीके से हौज को स्थायी रूप से मरम्मत किया जाता है। रफ्फू के द्वारा हौज को स्थायी रूप से किया जाता है, जिसमें क्या प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें रेसे प्रयोग किए जाते हैं। और वो रेसों की अगर अपन बात करें तो होते हैं फ्लेक्स व हेम्प। फ्लेक्स व हेम्प के रेसे इसमें काम में लिए जाते हैं और ये स्थायी इलाज होता है रफ्फू करना। तो इस तरीके से देखो हौज की मरम्मत की बात करें तो आपको नाम याद रखने, पहला पट्टी बैंडेज या हौज गेट है, दूसरा पेबंद लगाना और तीसरा रफ्फू लगाना। ये अपन को देखो सारी चीज़ें एग्जाम से संबंधित है, कोई भी चीज़ एग्जाम में आ सकती है, ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दोनों देखो मैं वापस बता दूं, एक तरीके से अस्थायी मरम्मत के लिए काम में होते हैं और ये इसकी स्थायी मरम्मत के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ये था अपनी हौज की मरम्मत से संबंधित। अब अपन बात करेंगे, देखो जैसे कोई हौज है, अगर अच्छे हौज में क्या क्या गुण होने चाहिए उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन हेडिंग डाल सकते हैं अच्छे हौज के गुण या विशेषताएं। देखो सबसे पहली विशेषता की अगर बात करें तो हौज कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। मतलब हौज में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। हौज में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन को इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। देखो कोई भी चीज़ जितनी लचीली होगी ना उतनी कम खराब होगी, अपन को पता है। अगर कोई भी चीज़ हार्ड होगी तो देखो हौज का तो प्रयोग क्या होता है, समेटते हैं तो गोल घुमाते हैं, समेटने की विधि अपन बात करेंगे। समेटते हैं तो भी वो राउंड में भी होता है, तो अब टेढ़ा मेढ़ा भी उसको रख सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो हौज क्या होगा, ज़्यादा खराब होगा। आपको देखो ये नाम याद में रखने, लचीलापन हौज के अच्छे हौज के गुण होते हैं। अगर आगे की बात करें तो टिकाऊपन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टेंसिलिटी। हौज में क्या होना चाहिए, टिकाऊपन भी हौज का होना बहुत जरूरी है। टिकाऊपन का मतलब मजबूत होना, हौज मजबूत होना चाहिए। फिर आगे अगर बात करें तो हौज कम से कम रिसाव होना चाहिए। कम से कम रिसाव वाला मतलब उसमें से पानी क्या हो, कम से कम रिसना चाहिए, या अपन कह सकते हैं न्यून रिसाव वाला होना चाहिए। देखो एक अच्छे हौज के गुण की बात करो तो उसमें से कम लीकेज होना चाहिए। तो अपन को ये नाम भी ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करें तो बाहर कम से कम बाहर होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। देखो हौज में बाहर हमेशा कम होगा तो क्या होगा, उपयोग की दृष्टि से सुगम होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे अपन ने पढ़े थे ना, देखो डिलीवरी हौज में पढ़ा था, 3 हौज पढ़े थे। पहला अपना कैनवास था, दूसरा रबर लाइन था और तीसरा रेनफॉल रबर लाइन हौज पढ़ा था। तो देखो अपन ने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा वजन किस में होता है, कैनवास हौज में होता है। सबसे कम वजन किस में होता है, कैनवास हौज में होता है। और सबसे ज़्यादा कौन से में होता है, रेनफोर्स रबर लाइन हौज में होता है। तो ये आपको दोबारा मैंने रिपीट करवा दिया है। इसके बाद में अगर आप बात करें तो देखो गुण के अंदर आगे की बात करें तो देखो आगे की बात करें तो सबसे आगे आता है इसमें कम से कम फ्रिक्शन लॉस, या कह सकते हैं कम से कम क्या होना चाहिए, घर्षण हानि होनी चाहिए। मतलब हौज कम से कम घर्षण की वजह से या रगड़ने की वजह से कम खराब होने वाला होना चाहिए, जिससे क्या होगी, उसका स्थायित्व ज़्यादा रहेगा, उसका टिकाऊपन ज़्यादा रहेगा और वो ज़्यादा दिन काम में आएगा। फिर देखो आगे है सड़ने की प्रतिरोधकता होनी चाहिए। सड़ने की प्रतिरोधकता होनी चाहिए, खाने का मतलब हौज सड़ने वाला नहीं होना चाहिए। तो एक गुण इसका ये भी होता है कि हौज क्या नहीं होना चाहिए, सड़ने वाला नहीं होना चाहिए। फिर आगे अगर अपन बात करें तो लंबाई व चौड़ाई उपयुक्त होनी चाहिए। देखो लंबाई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसका व्यास होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, देखो जब भी दबाव पड़ता हौज काम में लिया जाता है तो हौज के क्या होता है, जो मतलब व्यास होता है, मतलब ये कह सकते हैं उसकी चौड़ाई पे भी क्या होता है, दबाव पड़ता है। अगर ये उपयुक्त नहीं होगा तो हौज फटने के चांसेस रहते हैं। तो कहने का मतलब देखो अच्छे हौज के गुणों की बात करें तो अपन ने देखा कि हौज लचीलापन लिए होना चाहिए, हौज में टिकाऊपन होना चाहिए, कम से कम रिसाव वाला होना चाहिए, कम से कम घर्षण हानि होनी चाहिए। और फिर अपन ने पढ़ा कि क्या होना चाहिए, कम से कम फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानि हो जो सड़ने की, उसमें प्रतिरोधकता होना चाहिए। वह लंबाई व चौड़ाई में क्या होना चाहिए, हौज उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है हौज समेटने की विधि, हौज लपेटने की विधि। हौज को लपेटने की विधि,
इसमें देखो पहली विधि आती है, वो आती है रोल, दूसरी आती है डच रोल, तीसरी आपकी आती है रोल डच रोल, तीसरी आती है आपकी फिगर ऑफ 8, फिगर ऑफ 8, 8 की आकृति, आगे वाले आते हैं फ्लैकिंग, कौन सी आती है फ्लैकिंग। मैं तो रोल डच रोल हिंदी में लिख देता हूँ इसको भी, फिगर ऑफ 8, 8 मतलब 8 वाली, मतलब 8 की आकृति। अब देखो ये चारों कैसे कैसे होती है। रोल तो देखो रोल का मतलब होता है लपेटना, तो लपेटे का मतलब मान लो ये आपकी देखो कोई भी होज अगर अपन समेटते हैं तो होज का एक नियम होता है कि होज को हमेशा फीमेल कपलिंग की तरफ से समेटा जाता है। तो रोल वाली में तो देखें तो देखो ये मान लो आपकी फीमेल कपलिंग है, तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे समेट दिया जाएगा, और यहाँ पे आपकी ये फीमेल कपलिंग आ जाएगी और ये मेल कपलिंग आ जाएगी। तो रोल में तो होज को इस तरीके से। अब देखो डच रोल के अंदर क्या होता है, जैसे मानो कि ये होज का पहला सिरा है मेल वाला, ये है फीमेल वाला, तो इसमें क्या करेंगे देखो ये सिरा है, दोनों सिरे, तो इन दोनों सिरे को क्या करेंगे इस तरीके से घुमा के एक जगह कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। अब एक जगह कर दिया तो अब देखो अब इसको करेंगे यहाँ से घुमाएंगे ऐसे, इस तरीके से इसको घुमाएंगे यहाँ से और यहाँ तक ले जाएंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा डच रोल। मतलब मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग को आगे करके एक जगह पकड़ लेंगे, फिर पीछे से उसको रोल करते हुए बुलाएंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा डच रोल हो जाएगा। फिर आपका आता है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 में तो देखो इस तरीके से ये 8 की आकृति में होज को क्या किया जाता है समेटा जाता है। इसमें देखो क्यों किया जाता है ये, जैसे मान लो होज प्रयोग, आपको होज लेके ऊंचाई पे चढ़ना है, सीढ़ी के द्वारा चढ़ना है, तो देखो अगर होज आपके हाथ में रहेगा तो आप सीढ़ी से नहीं चढ़ पाएंगे या ऊंचाई में चढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसको क्या किया जाता है ऐसे हाथ करके दोनों तरफ हाथ करके इसको लपेट लिया जाता है 8 के आकार में, फिर आप आसानी से ऊंचाई पे हाई राइज बिल्डिंग में चढ़ सकते हैं। फिर देखो एक आता है फ्लैकिंग। फ्लैकिंग में क्या होता है देखो इस तरीके से परतदार होज को समेटा जाता है, इस तरीके से, किस तरीके से इस तरीके से। अब देखो सबसे इजी अगर आप बात करो इस तरीके से होज समेटा होता है तो काम में लेने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि पकड़ के सीधा क्या होता है खींचना पड़ता है, और विद इन बहुत ही फ्यू सेकेंड्स के अंदर अपन क्या कर सकते हैं इसको काम में ले सकते हैं। तो देखो समेटने की लपेटने की विधि में पहला आता है रोल। रोल में क्या होता है फीमेल कपलिंग की साइड से घुमाया जाता है और गोल गोल घुमा दिया जाता है। डच रोल में क्या होता है मेल और फीमेल कपलिंग को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और पीछे से फिर रोल की तरह ही क्या किया जाता है उसको लपेटा जाता है। फिगर ऑफ 8 में 8 की आकृति में उसको समेटा जाता है, और फ्लैकिंग में क्या होता है परतदार ऊपर नीचे ऐसे परत बना दी जाती है और इस तरीके से इसको समेटा जाता है। तो ये थी होज लपेटने की विधि। अब देखो अपना इसमें लास्ट जो बचता है वो बचता है होज का प्रेशर टेस्ट। होज का प्रेशर टेस्ट, इसमें देखो अपन को कितने प्रेशर टेस्ट कितने किलोग्राम पे किया जाता है उसके बारे में ध्यान रखना है। तो पहली अपन बात करते हैं कैनवास होज की, उसके बाद में अपन बात करेंगे होज रील होज, और उसके बाद में अपन बात करेंगे रबर लाइन होज की। तीनों होज के बारे में पढ़ेंगे कि तीनों का क्या क्या मतलब प्रेशर टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट क्या क्या होता है। तो देखो इसकी अगर बात करें कैनवास होज की तो इसकी होती है 7 से 8.1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 8.1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। देखो ये अपन को याद करना ही पड़ेगा, मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये आता है एग्जाम में। अगर पॉइंट्स की बात करूँ तो 100 से 120 पॉइंट, सॉरी नीचे लिख दूँ, अगर वैसे करते 100 से 120 पॉइंट प्रति वर्ग इंच, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। ऐसे आ सकता है कैनवास होज का प्रेशर टेस्ट किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रेशर स्टैंडर्ड टेस्ट करने के लिए क्या नाप होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 8 से 8.1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, 100 से 120 पॉइंट प्रति वर्ग इंच होना चाहिए। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं आगे होज रील होज की। तो होज रील होज की अगर बात करते हैं तो होज रील होज होगा आपका 8.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या 120 पॉइंट प्रति वर्ग इंच, ठीक है। देखो नाप याद रखने, पहला कैनवास होज 7 से 8.1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा अपना आता है होज रील होज 8.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। कैनवास होज की अगर पौंड में बात करें तो 100 से 120 पौंड प्रति वर्ग इंच, और होज रील होज 120 पौंड
प्रति वर्ग इंच। अब अपना आता है रबर लाइन होज। तो रबर लाइन होज की बात करें तो 9.1 से 10.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या 130 से 150 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो ये होता है होज का स्टैंडर्ड टेस्ट का नाम, जो अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो देखो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि होज खराब क्यों होता है, किन किन वजह से होता है, उसको बचाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, अच्छे होज के गुण क्या होते हैं, होज की मरम्मत कैसे कर सकते हैं, और साथ ही अपन ने पढ़ा कि होज का प्रेशर टेस्ट कैसे किया जा सकता है। और साथ में अपन ने पढ़ा, देखो प्रेशर टेस्ट का मतलब क्या होता है, इतने दाब जब होगा ना, देखो प्रेशर टेस्ट करते कैसे मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो ये पंप होता है, ठीक है, इस पंप के आगे क्या लगा दिया जाता है, होज लगा दिया जाता है, होल लगा के आगे क्या लगा दिया जाता है, नोजल लगा दिया जाएगा, ठीक है। और नोजल पे यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल वाल्व होता है, पंप को चालू किया जाएगा। पंप पे देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर गेज लगा हुआ होता है, यहाँ से इसमें प्रेशर दिया। सबसे पहले अपन को बताया जब प्रेशर देते तो क्या आती है, हवा आती है। तो सबसे पहले हवा को निकलने दिया जाएगा, फिर इसमें जैसे पानी का दाब आएगा तो इसको बंद कर दिया जाएगा, किसको, नोजल को, मतलब इसको एकदम पैक कर दिया जाएगा। फिर इसमें क्या किया जाए, अगर कैनवास हो जाए तो इतने डिग्री का इस पर क्या दिया जाए, 7 से 8.1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से क्या इस पर दाब दिया जाएगा। और अगर ये दाब सहन कर लेगा तो माना जाएगा कि होज सही है, और अगर दाब सही सहन नहीं करेगा तो क्या होगा, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, खराब होज की कैटेगरी में। सेम इसी तरीके से सबका टेस्ट किया जाता है। और ये देखो मिनिमम साल में एक बार कम से कम करना चाहिए, ये याद रखने वाली बात है, साल में एक बार होता है कम से कम। और कायदा तो ये बनता है कि प्रत्येक अग्निशमन कार्य के बाद में क्या होना चाहिए, होज का टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कम से कम पूछा जाए तो कम से कम साल में एक बार होना बहुत ही जरूरी है, होज का स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया। तो जो होज से संबंधित अपना जितना भी मैटर था सारा आ गया। अब इसके बाद में अगर आगे की क्लास अपन जो होगी उसमें अपन पढ़ेंगे होज फिटिंग के बारे में, कि होज को जोड़ने के लिए क्या क्या उपकरण काम में लिए जाते हैं, किन क्या क्या साइज होती है, कितने उसके प्रकार होते हैं और कैसे कैसे वो होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, वो अपन आगे की क्लास में करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और आशा है कि ज़रूर आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।